नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज 19 मार्च 2021 को हाजिर हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 133 लेकर के। तो इन दिनों दोस्तों घटनाओं के दृष्टिकोण से कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो महत्वपूर्ण जरूर है। इन दिनों विचार इस बात का है कि आने वाले समय में हमारे इस समूह के माध्यम से और क्या किया जाए और किस तरह से साथियों तक पहुंचा जाए और कौन कौन से ऐसे नए आयाम हैं जिनको सबके सामने लाया जाए। तो बस यही सब सोच विचार चलता रहता है। इसी बीच में पूरा सप्ताह कहानी के बारे में विचार करते करते निकल जाता है। पिछली बार मैंने जैसा कि कहा था आप सबसे कि अगले भाग में कुछ ऑडियो सुनवाऊंगा, तो आज एक ऑडियो सुनवाऊंगा, लेकिन बाकी के कुछ और ऑडियोस आने वाले एपिसोड्स में। वैसे इन ऑडियोस से आप सबको लगता होगा मुझे काफी लाभ मिलता है। थोड़ा सा ही सही मुझे बोलना कम पड़ता है, और कम से कम आप सबके लिए अच्छा ये है कि मुझे सुनना कम पड़ता है। तो आज ये रिकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल में नहीं बल्कि कंप्यूटर में हो रही है, क्योंकि ऑडियो भी मर्ज करना है, इस वजह से। बहरहाल दोस्तों 20 मई 2017 से लेकर के लगभग 20 जून 2017 तक की कहानी मैंने बहुत ही संक्षेप में पिछले ऑडियो में सुना दी थी, और कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ, और कैसे हुआ क्या हुआ वो सब आप सुन चुके हैं। लेकिन जो ऑडियो मैं आज अंत में सुनवाऊंगा वो दरअसल मुझे लगता है कि बहुत ही अनमोल धरोहर है हमारे लिए, हम सब के लिए। आदरणीय नारायण बारहेट सर, जिनको आपने अक्सर बीबीसी पर सुना है, उनके कुछ विचार हैं, विचार नहीं बल्कि कुछ अनमोल विचार हैं जो शायद सभी को एक बार जरूर सुनने चाहिए। और इसीलिए मुझे लगा कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब से बेहतर अवसर और कोई नहीं हो सकता कि इस यात्रा में, इस पड़ाव में, जब जवाहर कला केंद्र में प्रोफेसर बारहेट सर से मिलने का अवसर मिला, तो वो किसी सपने के सच होने के समान था। लेकिन ये सब संभव हुआ शरद भाई की बदौलत, और इस मौके को हमने हाथों हाथ लिया कि सर से ये निवेदन किया कि सर हमारे साथियों को मोटिवेट करने के लिए कुछ कहें। और वाकई में बहुत कम समय में, लगभग 5-6 मिनट में जो कुछ उन्होंने कहा वो शायद हर किसी के लिए जिंदगी में उतारने योग्य है। एक घटना और दोस्तों इन दिनों हुई थी, वो ये कि इसी कहानी में मैं आपको ये बता चुका हूं, नवंबर 2016 में मेरी एक मुलाकात करवाई गई एक एनआरआई सज्जन से, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वे कुछ करना चाहते हैं हमारे समूह के लिए। उन्होंने किया भी। कन्वेंशन में उनका सहयोग मिला, जो पुष्कर कन्वेंशन हुआ। जो राशन व्यवस्था थी, सूखा जो राशन था, वो उन्हीं की संस्था की तरफ से हमें उपलब्ध करवाया गया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ करना है वो और आगे किया जा सकता है।
तो ऐसे में ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण था कि उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा जाए। और इसी बीच में मई 2017 में बहुत मुश्किल से बहुत बार प्रयास करने के बाद जो उनका संगठन है, जो उनका ट्रस्ट है, और इस कहानी को जिन्होंने शुरू से सुना है उनको पता होगा कि उनके जो ट्रस्ट का और उनका कामकाज यहां अजमेर देख रहे थे मिस्टर हिंगोरानी, हरीश हिंगोरानी, उनसे मुलाकात का समय लिया गया। और 8 या 9 मई 2017 के आसपास मुझे याद है कि वो घर पर आए। और काफी देर उनसे बात हुई। एक प्रस्ताव उनके सामने रखा गया, जो कि एक्चुअली प्रस्ताव तो पहले से ही रखा जा चुका था, लेकिन बस उसको कार्यान्वित करना बाकी था। और वो ये कि ऊपर जहां रिकॉर्डिंग का कार्य होता था मेरे ही घर में, वो रूम कैसा था ये सब मैं बता चुका हूं। केलू वाली छत, क्योंकि वो रूम जब मैंने तो बना बनाया मकान लिया था, लेकिन जब जिसने भी ये मकान बनवाया था उस रूम को रफ एंड टफ यूज के लिए बनाया गया होगा। न उसमें फैन, न उसमें लाइट, न कोई लाइट का कनेक्शन ही। तो निवेदन ये किया गया कि इस रूम को थोड़ा सा इस तरह से डेवलप किया जाए कि इसमें कुछ कैबिन वगैरह बनाए जाए। और वो कैबिन इस तरह से बनाए जाए कि 2 लोग एक साथ काम कर सके एक बार में। तो इस बात को अब आगे बढ़ाने के लिए और उस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए श्रीमान हरीश हिंगोरानी जी सर और उनके साथ में एक मिस्टर दयाल पिरियानी, ये दोनों लोग घर पर आए। मैंने कोशिश की थी कि और साथी भी हमारे साथ के जो जुट सकते हैं वो जुट जाएं, अजमेर से आ जाएं मेरे घर, लेकिन समय नहीं निकाल पाए वो लोग। तो वो मैं अकेला ही फिर उनसे मैंने बातचीत की, उनको रूम दिखाया, विजिट कराया, उनसे उनको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया, कामकाज के बारे में बताया, किस तरह से हम करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत इत्मीनान से उन्होंने सारी बातों को सुना, समझा। और तय ये हुआ कि वो ऊपर जो रूम है उसमें कैबिन बनाए जाएंगे। और कैबिन कैसे बनेंगे और क्या खर्च आएगा, उन्होंने कहा वो हमारा बंदा ही करेगा, हम भेजेंगे, और वो खर्च तो जाहिर सी बात है उन्हें ही वहन करना था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वे उसमें पंखे वगैरह भी लगवाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आगे बताऊंगा कभी और, जब कहानी वहां तक पहुंचेगी। तो अब ये जो मुलाकात थी, इसमें एक बात तो तय थी कि हाँ, वो लोग भी कहीं ना कहीं गंभीर हैं, उत्साहित हैं और क्लब के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो 6 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे थे उनसे मुलाकात करने का, उनसे मिलने का, वो जब मुलाकात में ही हमें 6 महीने लग गए, तो अब ये कैबिन बनने में कितना समय लगेगा। बहरहाल इस बातचीत के बाद लग गए हम तो 20 तारीख के कार्यक्रम की तैयारियों में, और सोचा कि चलो उसके बाद देखेंगे। लेकिन उनसे संपर्क करते करते, लगातार उनसे आग्रह करते करते, कई बार हम लोगों ने भी प्रयास किया जाकर के हम भी देखें कि शायद कोई हमें मिल जाए कैबिन बनाने वाला।
और किसी तरीके से हम काम शुरू करवा पाए। हमने एस्टिमेट भी लिया कई लोगों से, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और मेरा कोई अनुभव ही नहीं था। मेरा तो खैर मैं बताता ही रहता हूं कि मेरा तो वाकई में कोई अनुभव था ही नहीं इन सब मामलों में। लेकिन उद्देश्य सिर्फ ये था कि थोड़ा सा एक उसको व्यवस्थित करवाया जा सके, और जो है उस रूम को, और तब दोस्तों 2017 में 2017 में ये कल्पना करना ही मुश्किल था कि 2019 तक भी ये ग्रुप आगे बढ़ेगा, चलेगा, इसमें जो है वो साथियों का इतना सारा सहयोग मिलेगा, और क्या सहयोग के लिए हम जाएंगे। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि तब तक हमने कभी सहयोग के लिए किसी को कहा भी नहीं था। बस कभी कभार जो साथी हमारे खुद ही कह देते थे, सहयोग कर देते थे, उसी से ही हम लोग काम चला लिया करते थे। तो तब तक सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन लगभग करना पड़ रहा था मुझे, और बीच बीच में जब कभी मदद मिल जाती, सहयोग मिल जाता तो ठीक है हमारे साथियों का। जैसा कि मैंने बताया था एक बार कि अक्टूबर 2016 में पहली बार काफी सहयोग साथियों की तरफ से मिला था, लेकिन वो उस महीने की ही कहानी थी। उसके बाद कन्वेंशन जब हुआ फरवरी में, तब साथियों का सहयोग मिला, जिससे पूरा कन्वेंशन आयोजित हो सका। फिर वहां पर प्रस्ताव भी रखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को, विनोद जी का हमारे प्रस्ताव था कि भाई कम से कम आप 1 रुपए से भी कम साल के इतने इतने रुपए का, 300 रुपए का सहयोग दे सकते हैं। वो 2017 की बात बता रहा हूं मैं। उसमें ये भी मैं बता चुका हूं कि 9 लोग केवल और केवल मात्र आगे आए थे। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, और फिर कहीं ना कहीं जून के अंत में जाकर के उनके द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया। उन्होंने देखा, अपना नाप चौक जो भी वो करते हैं किया, और 2 केबिन बनाने के लिए उन्होंने भी सहमति दे दी कि हाँ, इस रूम में 2 केबिन बन सकते हैं। लेकिन कई बार वही है कि अनुभव की कमी आड़े आ जाती है। केबिन तो खैर बन भी गए और वो सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आगे मैं बताऊंगा कि अगर थोड़ा अनुभव होता हमें भी, तो और अच्छे से उन केबिन को मैनेज किया जा सकता था। अच्छा, रूम की बनावट कुछ कुछ ऐसी थी दोस्तों, जैसे पिरामिड टाइप होता है ना, पुराने जो कच्चे घर हुआ करते थे, वो ढलान जैसे, बीच का हिस्सा ऊंचा और 2 साइड के हिस्से नीचे, इस टाइप का वो रूम था। तो एक ये भी दिक्कत थी बीच में, लेकिन उसको भी दूर किया गया, और उस दौरान काम बड़ा प्रभावित रहा जब तक भी वो केबिन का काम चला। लेकिन इस रिकॉर्डिंग के कार्य को आगे बढ़ाना था साथियों। काम मेरे घर पर हो रहा था, कहीं ना कहीं काम मेरी देखरेख में भी हो रहा था। कहीं ना कहीं इस कार्य को साथियों तक पहुंचाने के लिए समूह में आए विचारों से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती थी, और कहीं ना कहीं दिशा भी तय करने में एक मदद मिलती थी। लेकिन इस सब के पीछे जो तकलीफें उठानी पड़ती हैं, वो तकलीफें ऐसी होती हैं साथियों, जिसको शायद हम बयां कई बार नहीं कर पाते हैं, और या फिर कहूं कि उनको नजरअंदाज कर देते हैं। यहां भी अब आप सोचिए कि लगभग महीना भर जो है वो काम चला, क्योंकि काम करने वालों का अपना तरीका होता है, वो अपने समय के अनुसार काम करते हैं, अपनी सुविधाओं के अनुसार। पहले सामान आया, फिर सामान रखा, फिर वो घर में से होता हुआ ऊपर गया, फिर काम शुरू हुआ, ड्रिल मशीन, ये वो सब। और उस दौरान मेरी श्रीमती के द्वारा बराबर उनकी देखरेख करना, देखभाल करना, उनको चाय और पानी और जो भी चीजें उनको चाहिए वो सब उनको उपलब्ध करवाना,
तो ये सब वो बातें हैं साथियों जो हम आमतौर पर कह नहीं पाते हैं, लेकिन हम तो चलो एक बार को फिर भी अपनी बात किसी न किसी माध्यम से पहुंचा देते हैं, लेकिन हमसे जुड़े हुए लोग चुपचाप केवल और केवल हमारी वजह से उन समस्याओं का सामना भी करते रहते हैं और इस बहाने वो इस यात्रा में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थोड़े को ज्यादा माना जाए, जो कहा गया है उसको अगर समझ लिया जाए तो शायद हम सब एक दूसरे की परेशानियों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आगे हाँ, एक बात और याद आ गई। आजकल अच्छा है, कहानियों का सिलसिला कई जगह मैं देख रहा हूं, कई समूहों में देख रहा हूं कि कहानियां सुनाने, रिकॉर्डिंग क्लब के अलावा की बात कर रहा हूं, कहानियां सुनाने का एक चलन सा हो गया है। तो अच्छा लगता है ये सब देख करके। बहरहाल अब मैं आपको प्रोफेसर नारायण बारेठ सर को सुनवाता हूं और फिर उसके बाद में वापस आता हूं। मैं नारायण बारेठ हूं। मैं पहले बीबीसी का राजस्थान संवाददाता था। इस समय मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पत्रकारिता को पढ़ाता हूं और पढ़ाना अपने आप में एक चुनौती भरा कठिन काम है, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ता है। मेरे विद्यार्थी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अखबार पढ़ के हम बहुत सीखते हैं, और अखबार में क्यों पढ़ता हूं, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा समाज क्या पढ़ के आगे बढ़ रहा है। मैं इसलिए भी अखबार पढ़ता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि अखबार समाज को क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे मुझे बहुत सुकून नहीं मिलता। मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए मेरे समाज को अखबार की तरह पढ़ता हूं, तब मुझे पता लगता है कि समाज में क्या हो रहा है। हम किताबें पढ़ के बहुत सीखते हैं, पर उससे ज़्यादा इंसान का चेहरा पढ़ के सीखते हैं। उससे भी ज़्यादा इंसान के चेहरे के पीछे छिपे दर्द और खुशी को पढ़ के सीखते हैं। हम किसी विश्वविद्यालय या स्कूल में बहुत सीखते हैं, पर उससे भी ज़्यादा हम जिंदगी की पाठशाला में सीखते हैं। सीखने की दिशा में कदम बढ़ाने के पहले मैं ये भी खुद को भी मशवरा देता हूँ, औरों को भी देता हूँ कि हमें स्वयं को भी जानना चाहिए। खुद को जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक यूनानी दार्शनिक ने कहा था कि स्वयं को जानने से ही सारी बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है। तो हमें खुद को भी जानना चाहिए, दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे वेद हजारों साल पहले कह गए हैं, और व्यक्ति अपने आप को जानिए। और सुकरात ने भी इसी बात को 2500 साल पहले दोहराया था। उसके बाद अमेरिका में हाल में वहाँ के लेबर डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया, ये जानने के लिए कि तकनीक इजाद होने के बाद सरकारी कार्यालयों में कितनी तरह की स्किल आ गई है। उसमें 16-18 स्किल उन्होंने पहचान की। एक स्किल थी पर्सनल स्किल, और उसको कैसे परिभाषित किया गया, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज द पर्सनल स्किल, यानी वही बात जो वेद और सुकरात कह चुके हैं, खुद को जानना। वास्तव में न हम अपनी शक्ति जानते हैं, न अपने अभाव जानते हैं, न हम खुद को जानते हैं। हम पूरी दुनिया से मिलते हैं, लेकिन 12 घंटे के दिन में हम खुद से मिलने के लिए चंद लम्हे भी नहीं निकाल पाते हैं। और ऐसे ही जिस सरजमी पे हम रहते हैं, उसको हमें इस रूप में जानना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं। भारत का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक प्रकाश। हजारों साल तक हम शास्त्रों से, सूफी संतों के जरिए, महापुरुषों के जरिए ये हमें तालीम मिलती रही है कि जो कुछ रोशनी है वो भीतर की रोशनी होती है। जो आभा, जो चमक है, वो आवरण नहीं, आपके भीतर का विवरण है। तो हमारी पूरी सभ्यता, सृष्टि, हमारा विकास इस बात पर मैसर करता है कि हम अंदर कितना झांकते हैं, खुद के भीतर कितना देखते हैं, अपनी आंतरिक ज्योति को हम कितना प्रज्वलित करते हैं। और जितना हम भीतर देखते हैं,
गहराई से, उतना ही संसार में बाहर देखने की हमारी ज्योति और प्रखर हो जाती है। और रोशनी क्या है? रोशनी आंखों की ज्योति नहीं है। संसार के महान दार्शनिक जितने हुए उनकी सूची में हेलेन केलर का नाम सिर्फ फहरिस्त है, सबसे ऊपर है। उन्होंने खुद ने कहा है कि मुझे अंधेपन से ज्यादा खराब ये लगता है कि इंसान की आंखें हैं और उसको दिखता नहीं है। यानी आंखें गौण हो जाती है। निर्भर करता है कि आपकी भीतर की दृष्टि, आपकी अंतर्दृष्टि जिसको हम कहते हैं, आपकी निगाहें कैसी है। जितना हम अंदर देख पाते हैं उतना ही बाहर देखने के लिए हम सक्षम बन जाते हैं। और बाधाएं किसको नहीं आती है? हर इंसान को बाधाएं आती है, उन्हें पार करना ही होता है। और नहीं तो हम उसी मकाम पे रह जाते हैं, क्योंकि इंसान प्रतिदिन बदलता है, हर दिन बदलता है, हर पल बदलता है। हम वो नहीं हैं जो 24 घंटे पहले थे, एक सप्ताह पहले थे। हर दिन हम नए अवतरित होते हैं, हम नए ढंग से खुद को परिभाषित करते हैं, हम नए ढंग से खुद से मिलते हैं। और जैसा ग्रीक विद्वान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नदी में 2 बार नहीं उतरता है, क्योंकि न तो वो नदी वही है, न वो पानी वही है, और न वो इंसान वही है। पल पल, कल कल नदी का पानी बदलता है, ऐसे ही इंसान हर पल बदलता है अपनी मौलिकता को बरकरार रखते हुए। क्योंकि हम आज नए हैं, एक नए व्यक्ति के रूप में जन्मे हैं। जो कल हम थे वो हमारा अतीत था। पिछले 24 घंटे में ऐसी अनेक बातें हुई है जो हमारे व्यक्तित्व में कुछ अच्छाई के अध्याय जोड़ती है और हमें एक नया इंसान बनाती है। ये नयापन ही हमें ऊर्जा देता है, जिंदा रखता है। आसमान को निहारते हैं, हम चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं। शताब्दी और हजारों सालों से वो रोज अवतरित होते हैं और हर दिन वो नए नजर आते हैं। वही नयापन हमारे भीतर चाहिए। और अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए हमें खुद को आह्वान करना पड़ता है। जैसे युद्ध के मैदान में एक सैनिक अपनी फौज को सेनाध्यक्ष आह्वान करता है, उनकी शक्तियों को रेखांकित करता है, उनके साहस को झकझोरता है, वैसे ही हम अपनी आंतरिक शक्तियों के खुद कमांडर हैं। और ये हम पे लाजिम है कि अपनी भीतर की शक्तियों को हम आह्वान करें, उनको जगाएं, उनको जिंदगी की राह पे खड़ा करें, ताकि हमारी ऊर्जा बढ़ जाए और हम सशक्त होंगे, सबल होंगे, विचारों से मजबूत होंगे। हमारी दुनिया बदलेगी, हमारी दुनिया बदलेगी तो ये संसार बदलेगा और हमारा समाज और अच्छा हो जाएगा। ये सब बातचीत और संवाद रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप के लिए है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना आदरणीय बाराइट सर को। उम्मीद है आप सबको बीबीसी पर उनकी रिपोर्टिंग याद आ गई होगी और मेरी तरह आप सब भी अतीत के पन्नों में खो गए होंगे। बहरहाल आज थोड़ी सी रिकॉर्डिंग क्वालिटी शुरू में ठीक नहीं है, उसको संभाल लीजिएगा। माइक्रोफोन थोड़ा सा ज्यादा नजदीक हो गया मुंह के और इस वजह से गड़बड़ी हो गई। लेकिन यही वो दौर था दोस्तों, यही वो समय था। 29 जून 2017 जब रिकॉर्डिंग क्लब ने एक और ऐतिहासिक कार्य किया था। रिकॉर्डिंग क्लब के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य था, लेकिन वो क्या था ये सब अगली कहानी में और कुछ और ऑडियोज भी सुनाऊंगा। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।